और जापान ने, बिकॉज जापान मिलिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, सो 1931 में जब जापान ने काफी एरिया चाइना का कब्जा कर लिया था, तब एक देयर इज अ फेमस मैसेकर कॉल्ड निंजियांग मैसेकर 1937, जिसमें जापान के ऊपर ये एलिगेशन है, ये आरोप है कि जापान ने चाइनीज पॉपुलेशन को मारा और वहां की महिलाओं का उस टाइम पे रेप भी किया। जैन फ्रेंड्स, जापान में एक शहीद स्मारक है यासुकुनी श्राइन के नाम से। सो ये जो स्मारक है, इसमें उन सोल्जर्स को रेस्पेक्ट और उन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दी जाती है हर साल जो कि जापान की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 में शहीद हुए। लेकिन जब भी जापान का कोई प्रधानमंत्री इस श्राइन और इस स्मारक स्थल पे जाता है, तो चाइना के लोगों को, चाइनीज गवर्नमेंट को बड़ी तकलीफ होती है इससे। सो आज के इस सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना के गवर्नमेंट को इस चीज से इश्यू क्यों है, पहला पॉइंट। और चाइना और जापान ईस्ट चाइना सी में दोनों बड़े ही स्ट्रॉन्ग राइवल्स हैं, बड़े ही स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी है। सो ये दोनों स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी क्यों हैं उस रीजन में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इनमें जो डिस्प्यूट है वो क्यों है, क्या इसका कारण हिस्ट्री है या जस्ट प्रेजेंट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री राइवलरीज है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और अब ऐसा लेटेस्ट डेवलपमेंट और लेटेस्ट न्यूज क्या है जो हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। सो चलिए फ्रेंड, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभी रिसेंटली मुद्दा क्या हुआ है। देखिए, जापानीज गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट को यह कंसर्न जताई है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो जापान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और जापान का जो वाटर है, जहां पर जापान की सोवरेनिटी है, जापान की संप्रभुता है, उसमें चाइनीज वेसल और चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर काफी अंदर तक जो है वो एंटर किए हैं, काफी अंदर तक आए हैं। सो डेफिनेटली जापान की सोवरेनिटी इसमें खतरे में आई। सो जापान ने ये कंसर्न जताई। सो अब इस न्यूज में ये देखते हैं कि ये मुद्दा बार बार आता क्यों है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर, चाइनीज नेवल वेसल्स जापान के सोवरेनिटी, टेरिटोरियल सोवरेनिटी को एनक्रोच करते हैं। सो ऐसा क्या हिस्टोरिकल डिस्प्यूट रहा जो कि आज तक कैरी फॉरवर्ड रहा है, और वो आज जिसने इकोनॉमिक एंगल और मिलिट्री एंगल ले लिया है। सो इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले ये देखते हैं कि आज जो करंट मुद्दा हुआ है अभी वो क्या है। वो मैंने आपको बताया कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना का, वो जापान के कंटेजियस वाटर में उसने एनक्रोचमेंट किया है जापान की सोवरेनिटी को, और यही चीज जापान ने चाइनीज गवर्नमेंट को इंफॉर्म किया और अपनी जो शिकायत थी वो चाइनीज गवर्नमेंट पे दर्ज कराई। देखिए, अभी इस मैप से जानने की कोशिश करते हैं कि ये इशू और ये मुद्दा वर्ल्ड के कौन से पार्ट में। देखिए, ये एशिया, और एशिया में यहां पर है चाइना और यहां जापान, और मैं जो आपको ये न्यूज बता रहा हूं ये यहां पर है कि जापान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो लगभग यहां तक है, और जो चाइनीज जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो जापान के इस एरिया तक उन्होंने एनक्रोच किया जापान के। सो जापान की सोवरेनिटी को एनक्रोच किया, तब जापान ने अपनी शिकायत चाइनीज गवर्नमेंट को दर्ज कराई। सो अब देखिए, इसको और थोड़ा जूम करते हैं, इस डिस्प्यूट को और थोड़ा सा और जूम करके इसको एंगल से देखते हैं आराम से। देखिए, ये चाइना, ये जापान, और ये जो यहां तक आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ जापान। मतलब कि इस एरिया में अनक्लोज के तहत, मतलब ये अनक्लोज क्या है, ये है कि अगर कोई भी स्टेट जैसे कि जापान, वो कहां तक इस समुद्र के और ये जो ओशन का जो वाटर है, कहां तक इसकी सोवरेनिटी रहेगी, कहां तक ये इकोनॉमिक राइट रहेंगे इसके, ये सारी चीजें अनक्लोज से डिफाइन होती है। और अनक्लोज के अंदर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है अनक्लोज, और ये अनक्लोज क्या है, दिस इज लो एट द सी, मतलब कि समुद्र का जो वाटर रहेगा, समुद्र का जो पानी है, वहां पर किन किन और कैसे कैसे आप अपने राइट्स और अधिकारों को असर्ट कर सकते हैं और कहां तक आपका अधिकार रहेगा। जैसे कि अगर इंडिया को देखा जाए, और इंडिया का ये पेनिनसुलर इलाका है ये, सो इंडिया के कोस्ट से कितनी दूर तक इंडिया के अधिकार होंगे, राइट होंगे, वहां पर केवल और केवल इंडिया के ही इकोनॉमिक राइट होंगे। सो अनक्लोज से ये चीज डिफाइन होती है। सो फ्रेंड्स, अब क्या है कि चाइना जो है वो यहां तक अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मानता है, और यहां तक जो है वो चाइनीज बॉर्डर क्लेम करते हैं, और जापान की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां तक है, यहां तक। सो देयर इज अ कंफ्लिक्ट इन दिस फर्स्ट कंफ्लिक्ट। नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ कंफ्लिक्ट इज दिस आइलैंड एंड दिस आइलैंड।
ये कौन सा आइलैंड है? ये शेंकाकू एंड दायोंगती आइलैंड। और ये जो एरिया है यहां पर, जो कि चाइना और जापान में अभी भी डिस्प्यूटेड है, ये किस चीज के लिए डिस्प्यूटेड है? यहां पर काफी ऑयल और गैस के फील्ड है, ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए यहां पर काफी हाई पॉसिबिलिटी है। सो मैंने आपको जस्ट ज्योग्राफी बताई, मैंने आपको बताया कि ये जो डिस्प्यूट और जो ये न्यूज है वर्ल्ड के कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन में है, फिर उसको थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन किया। उसके बाद देखते हैं, देखिए अब हमने देख लिया कि अभी न्यूज क्या है, मुद्दा क्या है। अब हम इसके एनालिसिस के लिए इसका एनालिसिस करते हैं कि ये क्या है, ये मुद्दा क्यों स्टार्ट हुआ जापान और चाइना के बीच में। देखिए इसको जानने के लिए हम हिस्ट्री में जाते हैं पहले, कि इन दो कंट्रीज के बीच में जो आज के दिन इश्यूज हैं, उनके जो इनिशियल पॉइंट है वो है हिस्टोरिकल पॉइंट। मतलब कि जापान और चाइना में जो हिस्टोरिकली जो रिलेशन और जो रिश्ते रहे हैं वो इतने अच्छे और इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं। वो क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापान ने, और इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 से थोड़ा सा और पहले, जापान वाज मोर पावरफुल कंपेयर्ड टू चाइना। सो जापान ने 1931 में चाइना का पार्ट एक मंचूरिया, जो कि यहां पर पड़ता है, ये मंचूरिया के इस पार्ट, जापान ने इस पार्ट को पूरा मिलिटरीली ऑक्युपाई कर लिया था, पूरा कब्जा लिया था 1931 में। और जापान ने, बिकॉज जापान मिलिटरीली बहुत स्ट्रॉन्ग था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, सो 1931 में जब जापान ने काफी एरिया चाइना का कब्जा कर लिया था, तब देयर इज अ फेमस मैसेकर कॉल्ड निनजियांग मैसेकर 1937, जिसमें जापान के ऊपर यह एलिगेशन है, यह आरोप है कि जापान ने चाइनीज पॉपुलेशन को मारा और वहां की महिलाओं का उस टाइम पे रेप भी किया। सो ये जो हिस्टोरिकल जो एट्रोसिटी है और जो हिस्टोरिकल प्रताड़नाएं हैं, ये चाइनीज जो पॉपुलेशन है ये अभी भी भूली नहीं है। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जिन सोल्जर्स को अगर जापान गवर्नमेंट श्रद्धांजलि देती है, तो चाइनीज गवर्नमेंट उस चीज से बड़ा ही उसको नेगेटिवली लेती है। क्यों? क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट का यह मानना है कि अभी भी जापानीज जो गवर्नमेंट है ना, वो अपने वर्ल्ड वॉर 2 के उन एट्रोसिटीज के लिए अभी भी माफी नहीं मांग रहे हैं और उनसे शर्मिंदा नहीं है, बल्कि ये उनको प्राउडली सेलिब्रेट कर रहे हैं उस मिलिट्री पावर और उस मिलिट्री मैसेकर को। सो जापान और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है, उसका सबसे पहला रीजन क्या है? हिस्टोरिकल डिस्प्यूट, मैंने आपको बताया। सेकंड क्या है? देखिए सेकंड रीजन क्या है? आज फिलहाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट। देखिए वो हिस्टोरिकल डिस्प्यूट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट होगी। टेरिटोरियल डिस्प्यूट में मैंने आपको बताया शेंकाकू आइलैंड और दायोयो आइलैंड। अब क्या है कि इन दोनों आइलैंड्स को जापान एडमिनिस्टर करता है अभी, लेकिन चाइना, मैंने आपको दिखाया कि चाइना इन दोनों आइलैंड्स को अपनी टेरिटरी क्लेम करता है, और इनफैक्ट इस टेरिटरी के इन आइलैंड के पास ऑयल और गैस के भी रिजर्व्स हैं। सो ये टेरिटोरियल कंफ्लिक्ट और फॉर द टेरिटरी, ये भी एक रीजन है। उसके बाद क्या? द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज द रीजनल पावर राइवलरी, कि चाइना और जापान ईस्ट चाइना सी में ये दोनों जो कंट्री हैं ये इकोनॉमिकली बड़े स्ट्रांग हैं और एक दूसरे के कंपटीटर हैं। सो जब भी इकोनॉमिक एंगल में कंपटीशन होगा तो वो मिलिट्री में भी कंपटीशन होगा, और राइवलरीज जब होंगी तो थोड़े से मिलिट्री कंफ्लिक्ट भी होंगे। सो ये भी एक रीजन है। सो मैंने आपको बताया कि द मेन रीजन ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड जापान ये क्या है? हिस्टोरिकल डिस्प्यूट। मैंने आपको बताया पहला हिस्टोरिकल रीजन, सेकंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट, एंड द थर्ड इज द रीजनल पावर डिस्प्यूट। सो इन तीनों रीजन से आप आज की न्यूज को कनेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया कि क्यों उस श्राइन पे जाने पे, क्यों उस शहीद स्मारक पे जाने से अगर जापान का कोई पीएम जाता है तो क्यों चाइनीज गवर्नमेंट उसको अपोज करती है, आपको इसका भी आंसर मिल गया। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इस आज का जो सेशन है इससे सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल लर्निंग क्या होनी चाहिए हमारे लिए। देखिए इससे सबसे जो इंपॉर्टेंट लर्निंग है ना, वो एक कबीर का दोहा है। वो क्या है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। देखिए इसका मतलब कि जब भी अगर कोई कंट्री या कोई इंडिविजुअल अगर प्रेजेंट में अगर वो सत्ता में है, पावर में है, उसके पास पैसा है, उसके पास पावर भी है, तब उस सत्ता, उस पैसे और उस पावर का इस्तेमाल उस इंडिविजुअल या उस नेशन को दूसरे को सप्रेस करने में या दबाने में नहीं करना चाहिए। उसे जन कल्याण के लिए लगाना चाहिए, उसे जन कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो हिस्ट्री में या फ्यूचर में कभी ना कभी ऐसा पॉइंट जरूर आएगा कि जब उस देश या उस इंडिविजुअल की स्थिति कमजोर होगी, तब पक्का कोई ना कोई उनको भी उसी प्रकार से रोंदेगा जिस प्रकार से उन्होंने दूसरों को रोंदा है। सो फ्रेंड्स,
इसी लर्निंग और इसी सीख के साथ हम ये अपना सेशन एंड करते हैं और अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।